यूपी या जेएस में पूछे गए प्रश्नों तथा उनके उत्तर की श्रृंखला में आइए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 से प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर, जिनमें 2009 से लेकर के 2018 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। 2009 में जो प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न, अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, no tenure holder shall use his holding or any part thereof for purposes not connected with agriculture, horticulture or animal husbandry, including pisciculture and poultry farming, except with the permission in writing of। धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरांत कोई भी टेन्योर होल्डर अपनी होल्डिंग का प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन सम्मिलित है से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए निम्न में से किसकी लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। ए, कंसोलिडेशन ऑफिसर, बी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, सी, सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ कंसोलिडेशन, डी, कंसोलिडेशन कमिश्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन की लिखित अनुमति के बिना कोई भी टेन्योर होल्डर अपनी जोत का कृषि, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जिसमें मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन संबंधित है से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा। किंतु शर्त यह है कि यदि ऐसी जोत का प्रयोग इनसे जिनका उल्लेख किया गया है से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए ऐसी विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व किया जा रहा था तो इनका ऐसा प्रयोग जारी रखा जा सकता है। In proceedings under the UP Consolidation of Holding Act 1953, which provisions amongst the following is not applicable? उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन कार्यवाहियों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, बी, चैप्टर 9th and 10th of UP Land Revenue Act 1901, C, Order 21 of Civil Procedure Code, D, Section 196 of Indian Penal Code। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 53 बी के अकॉर्डिंग लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। सेक्शन 40 प्रोसीडिंग्स बिफोर डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193, 228 and 196 of Indian Penal Code। मतलब चकबंदी संचालक, उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 228 एंड 196 के तहत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। सेक्शन 11A ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 बार्स अधिनियम की धारा 11A रोकती है ए, अ फ्रेश सूट बिफोर सिविल कोर्ट, बी, अ फ्रेश सूट बिफोर रेवेन्यू कोर्ट, सी, ऑब्जेक्शन पर्टेनिंग टू टाइटिल, डी, ऑब्जेक्शन पर्टेनिंग टू अलॉटमेंट ऑफ चक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सेक्शन 11A बार ऑन ऑब्जेक्शन से संबंधित है जो एक प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का भी प्रोविजन करती है। सेक्शन 52A ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 एम्पावर्स दी उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 52A सशक्त करती है ए, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन टू मेक प्रोविजंस फॉर चक रोड्स और चक गुल्स, बी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन टू प्रोवाइड फॉर चक रोड्स और चक गुल्स, सी, collector to provide for chuck roads or chuck gulls, and D, settlement officer consolidation to provide for chuck roads or chuck gulls।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 52A, जो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर चक्रोट्स एंड चक्गुल से संबंधित है, जिसमें 10 क्लास दिए गए हैं। सेक्शन 52A क्लास ए कलेक्टर को कटक में कम से कम 10% टेन्योर होल्डर के रिप्रेजेंटेशन पर चकबंदी समाप्त होने के 6 माह के भीतर चकमार की व्यवस्था करने के लिए धारा 52A क्लास 2 के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशक्त करती है। ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 इच उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 8 उपधारा 3 के अंतर्गत पारित आदेश ए रिवाइजेबल, बी अपीलेबल, सी नीदर अपीलेबल नॉर रिवाइजेबल, डी फाइनल। इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं दिया सकता है, क्योंकि सेक्शन 8 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन या जिला उप संचालक चकबंदी को करंट एनुअल रजिस्टर एंड फोल्ड बुक के रिवीजन के संबंध में तथा ज्वाइंट होल्डिंग के वैल्यूएशन या डिटर्मिनेशन के संबंध में प्रावधान करने के लिए उपबंध करती है, में केवल 2 ही सब क्लास दिए गए हैं, 8 क्लास 1 तथा 8 क्लास 2। उसमें 3rd क्लास नहीं दिया गया है। इस प्रकार से यह प्रश्न गलत है। Which section of UP Consolidation of Holdings Act provides correction of clerical or arithmetical errors? चकबंदी अधिनियम की किस धारा के लिपकीय या गणितीय त्रुटि को ठीक करने का प्रावधान है? ए सेक्शन 14A, बी सेक्शन 44AE, सी सेक्शन 42A, डी नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 42A के अनुसार चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42A, consolidation officer or the settlement officer consolidation is satisfied that a clerical or arithmetical error apparent on the face of the record exists in any document prepared under any provision of this act, he shall either on his own motion or on the application of any person interested correct the same। चकबंदी अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को यह समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें लिपकीय या गणना संबंधी भूल है, तो वह स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर इसे शुद्ध कर देगा। सेक्शन 41A एफिडेविट से संबंधित है। इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी भी शपथ पत्र में, चाहे वह रिवीजन के टाइम पे दिया गया हो या अपील में दिया गया हो, उसी प्रकार से दिया जाएगा। इस प्रकार से CPC 1908 में एफिडेविट दिया जाता है। सेक्शन 44A यह उपबंध करती है कि कोई भी अथॉरिटी उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है तथा उस ड्यूटी को परफॉर्म कर सकती है जो उसका सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एक्सरसाइज और परफॉर्म कर सकता है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 52A के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए चक्रोत एवं चकमार के लिए खातेदार द्वारा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए धारा 52A के अंतर्गत कितनी परिसीमा उपबंधित है? ए 90 डेज, बी 30 डेज, सी 6 मंथ, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 मंथ। Which following decision of this court has held that Deputy Director of Consolidation has no power of review his judgment? न्यायालय की पूर्ण पीठ ने धारित किया है कि उप निदेशक चकबंदी को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है। ए राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बी श्रीमती गुड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सी श्रीमती शिवराजी एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डी दयाराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती शिवराजी एंड अदर वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड अदर्स में यह हेल्ड किया गया कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास को रिव्यू करने की शक्ति नहीं है।
The area of holding allotted to a tenure holder shall not differ except with the permission of Director of Consolidation from the area of his original holding by more than A 10%, B 20%, C 25%, D 40%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25%। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, जो कि कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय ए कंसोलिडेशन स्कीम या चकबंदी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना से संबंधित है कि क्लास 1 के सब क्लास पी के अकॉर्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट्स allotted to a tenure holder subject to reduction if any made on account of contribution to public purposes under this act in equal to the valuation of plots originally held by him, provided that except with the permission of the Director of Consolidation the area of the holding or holdings allotted to a tenure holder shall not differ from the area of his original holding or holdings by more than 25% of the latter। 19B के प्रोवाइजो के अनुसार खातेदार को आवंटित जोत अथवा जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत अथवा जोतों के क्षेत्रफल में चकबंदी संचालक की अनुमति के बिना 25% से अधिक का अंतर नहीं होगा। कंसोलिडेशन स्कीम नो टेन्योर होल्डर एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन मे बी अलॉटेड मोर देन। उपनिदेशक चकबंदी की अनुज्ञा के बिना चकबंदी योजना के अंतर्गत जोतदार को कितने चक आवंटित होते हैं? ए 5 चक, बी 4 चक, सी 3 चक, डी 2 चक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 चक। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 19 क्लास 1 सब क्लास ई को देखना होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 क्लास 1 subclass E, every tenure holder is as far as possible allotted a compact area at the place where he holds the largest part of his holding। प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उसके पास उसकी अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग जहां पर होगा उससे कंपैक्ट एरिया या जुड़ा हुआ क्षेत्र दिया जाएगा, किंतु उप संचालक चकबंदी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को 3 से अधिक चक अलॉट नहीं किए जा सकते हैं। किंतु यदि किसी खातेदार को किसी टेन्योर होल्डर को 3 से अधिक चक इस प्रकार अलॉट कर दिए गए हैं तो ऐसी प्रक्रिया अवैध नहीं मानी जाएगी। कंसोलिडेशन ऑपरेशन in a village close with issuance of notification under which provisions of UP Consolidation of Holding Act 1953। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के किस प्रावधान के तहत किसी गांव में अधिसूचना जारी करके चकबंदी का संचालन पूरा किया जाता है? ए सेक्शन 48, बी सेक्शन 52, सी सेक्शन 53, डी सेक्शन 54। इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 52। सेक्शन 48 जो कि रिवीजन एंड रेफरेंस से संबंधित है, सेक्शन 53 म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ चेक्स बिटवीन टेन्योर होल्डर से संबंधित है, सेक्शन 54 रूल मेकिंग पावर से संबंधित है एंड सेक्शन 52 क्लोज ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन से संबंधित है। प्रोविजन फॉर अबेटमेंट ऑफ सूट अपॉन स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। चकबंदी के संचालन के आरंभ पर वाद में उपशमन के लिए उपबंध दिया गया है। ए सेक्शन 4, बी सेक्शन 5, सी सेक्शन 6, डी सेक्शन 8A। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्लास 2 सूट के अबेटमेंट हो जाने के संबंध में है। सेक्शन 4 जो कि डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन यानी चकबंदी के संबंध में डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 6 कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 या धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द कराने से संबंधित है। सेक्शन 8A सिद्धांतों का विवरण तैयार करने या स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को तैयार करने से संबंधित है। के अकॉर्डिंग every suit and proceeding pending before any court or authority, whether of the first instance or appeal, reference or revision, shall
on an order being passed in that behalf by the court or authority before whom such suit or proceeding is pending stand abated। धारा 5 की उपधारा 2(1) के अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष, न्यायालय हो चाहे वह अपील न्यायालय हो, रेफरेंस न्यायालय हो, रिवीजन न्यायालय हो, के समक्ष निम्नलिखित वाद या कार्यवाहियां अबेट हो जाएंगी। ए, प्रोसीडिंग फॉर द करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखों से संशोधन की कार्यवाही से संबंधित कार्यवाहियां। बी, अधिकारों एवं हितों की घोषणा संबंधी वाद, एवरी सूट एंड प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आर इंटरेस्ट। थर्ड, किसी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद, सूट फॉर डिक्लेरेशन और एडजुडिकेशन ऑफ एनी अदर राइट। इन 3 प्रकार की सूट्स और प्रोसीडिंग्स अबेट कर जाएंगे। सेक्शन 5 क्लास 2 सब क्लास बी यह बंद करता है कि ऐसी वाद या कार्यवाहियां चकबंदी के दौरान प्रभावित पक्षकारों को अपने अधिकारों के लिए कंसोलिडेशन अथॉरिटीज या चकबंदी प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जा सकता है। सेक्शन 5 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो ऐसी प्रोसीडिंग्स जो अबेट नहीं होंगी उनके संबंध में बताता है, या यूं कहें कि सेक्शन 5 के एक्सेप्शन से संबंधित है, जो बताता है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 2 प्रोसीडिंग अंडर द उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 आर एन अनकंटेस्टेड प्रोसीडिंग under section 134 to 137 of the UP Jamindari Abolition and Land Reform Act 1950 shall not be deemed to be proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land। मतलब उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1960 के अधीन की कोई कार्यवाही, चाहे वह कार्यवाही अतिरिक्त भूमि के संबंध में हो या उसके मुआवजे के संबंध में हो, जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम की धारा 134 से 137 के अधीन की कोई कार्यवाही हो, ऐसी कार्यवाहियां अबेट नहीं होंगी। विभिन्न न्यायिक निर्णयों तथा कुछ सेक्शंस में ये बताया गया है कि कैसी वाद हैं जो अबेट नहीं होंगे। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अबेट नहीं होगी। रिट पिटिशन अगर कोई पेंडिंग है या स्पेशल लीव पिटिशन पेंडिंग है वो अबेट नहीं होगी। रिट पिटिशन के संबंध में स्पेसिफिकली सेक्शन 52 में प्रोविजन बना दिया गया है। अगर कोई रिव्यू की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो अबेट नहीं करेगी। अगर सेक्शन 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो अबेट नहीं करेगी। डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एक्सरसाइज पावर ऑफ, चकबंदी निदेशक शक्तियों का प्रयोग करता है। ए, रिव्यू ओनली, बी, रेफरेंस ओनली, सी, बोथ रिवीजन एंड रेफरेंस, डी, पावर ऑफ अपील। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चकबंदी निदेशक रिवीजन एंड रेफरेंस दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 48 देखना होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48(1) जो रिवीजन के रिगार्डिंग प्रोविजन करता है, The Director of Consolidation may call for and examine the record of any case decided or proceeding taken by any subordinate authority for the purpose of satisfying himself as to the irregularity of the proceeding or as to the correctness, legality or propriety of any order other than interlocutory order passed by such authority in the case of proceedings, and may, after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, make such order in the case or proceeding as he thinks fit। चकबंदी संचालक या चकबंदी निदेशक अपने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में अनियमितता के संबंध में या किसी आदेश जो कि शुद्धता, वैधता, औचित्य के विषय में हो, अपना समाधान करने के लिए अभिलेख को अपने पास मंगा सकता है और पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरांत जैसा चाहे वैसा आदेश दे सकता है। सेक्शन 48 क्लास 3 जो कि रेफरेंस के संबंध में प्रोविजन करती है, any authority subordinate to the Director of Consolidation may, after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, refer the record of any case or proceeding to the Director of Consolidation for action under subsection 1। सेक्शन 48 में 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन सबऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटीज और ऑफिसर्स के बारे में बताता है, जो बताता है कि चकबंदी संचालक के चकबंदी निदेशक के अधीनस्थ
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी कर्ता और चकबंदी लेखपाल होंगे। स्पष्टीकरण 2 इंटरलोक्यूटरी आर्डर के बारे में बताता है, जिसके अनुसार इंटरलोक्यूटरी आर्डर या अंतर्वर्ती आदेश ऐसा आदेश होगा जिसका प्रभाव ऐसे मामले या कार्यवाही के अंतिम निष्कर्षण का नहीं होगा। स्पष्टीकरण 3 बताता है कि चकबंदी निदेशक अपनी रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करते समय विधि या तथ्य के प्रश्नों के निष्कर्ष का भी परीक्षण कर सकता है और ऐसा करते समय वह किसी भी प्रकार के साक्ष्यों का, चाहे वो मौखिक हो या दस्तावेजी हो, उनका रीएप्रिसिएशन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। लैंड अंडर द उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 मीन्स लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाउस बीइंग पार्ट ऑफ होल्डिंग, ग्रोवलैंड। The question has been deleted. Which provisions of Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act 1953 creates a bar on the jurisdiction of civil and revenue courts to entertain claims with respect to rights which could or to have been agitated under the act? उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का कौन सा प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत जिन अधिकारों का विरोध किया जा सकता था अथवा किया जाना चाहिए था के संबंध में दावों को ग्रहण करने के लिए दीवानी या राजस्व न्यायालय के क्षेत्र पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए सेक्शन 5 क्लास 2, बी सेक्शन 9, सी सेक्शन 49, डी सेक्शन 52। इसका सही ऑप्शन है सेक्शन 49। In any other law for the time being in force, the declaration and adjudication of rights of tenure holders in respect of land by the lying in an area for which a notification has been issued under subsection 2 of section 4 or adjudication of any other right arising out of consolidation proceedings and in regard to which a proceeding could or ought to have been taken under this act shall be done in accordance with the provisions of this act, and no civil or revenue court shall entertain any suit or proceeding with respect to rights in such land or with respect to any other matter for which a proceeding could or ought to have been taken under this act. ऐसी भूमि जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन के अधीन है, ऐसी भूमि के संबंध में किसी भी टेन्योर होल्डर के अधिकारों का डिक्लेरेशन या एडजुडिकेशन या कोई ऐसा अधिकार जो चकबंदी क्रिया के अधीन उत्पन्न हुआ है का निर्धारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय को इन मामलों पर अधिकारिता नहीं होगी। सेक्शन 5 क्लास 2 इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 4 क्लास 2 के संबंध में बताता है। धारा 4(2) के अधीन नोटिफिकेशन जारी होने के उपरांत जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो सारी की सारी अबेट हो जाएगी। सेक्शन 49 ये बताता है कि नोटिफिकेशन इशू होने के उपरांत कोई भी नई सूट्स या प्रोसीडिंग इंटरटेन नहीं की जाएगी किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा या रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा। ये बेसिक अंतर है।